हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसटी की रिटर्न हम कैसे सबमिट करेंगे। देखिए, जीएसटी में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जीएसटी में आप पहले रजिस्ट्रेशन लेंगे। रजिस्ट्रेशन आप दो तरीके से ले सकते हैं। या तो आप जब रजिस्ट्रेशन लेंगे तो एज अ कंपोजिशन डीलर लेंगे, या फिर आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर लेंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम, ये जैसे छोटा व्यापारी होता है, छोटा व्यापारी कहता है भैया मुझे ना तो ज्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ना मुझे ज्यादा आईटीसी का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, मुझे ना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर आप टेंशन नहीं लेना चाहते तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करेंगे। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम की कुछ कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करोगे तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले पाओगे। खैर, वो तो बात की बात हो गई, क्योंकि हमारा वीडियो, ये जो वीडियो है, ये सब चीजें, ये हमारा बनाने का वीडियो मेन है कि आप जीएसटी को रिटर्न कैसे सबमिट करेंगे। क्या? तो अच्छा, दूसरी चीज नॉर्मल स्कीम। नॉर्मल स्कीम में भी एक कॉन्सेप्ट और है भाई, दो जगह डिवाइड होगा। या तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर होंगे, या आप मंथली रिटर्न फाइलर होंगे। अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वार्टरली स्कीम स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर आप क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी होगी। लेकिन आप अगर कंडीशन में फॉलो करते हैं, मतलब आप कंडीशन आपके केस में एप्लीकेबल होती है क्वार्टरली वाली, लेकिन तो अभी आप मंथली करना चाहते हो तो हाँ, वो मंथली आप कर सकते हो। मंथली कोई टेंशन नहीं है। मंथली तो आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हो। आपकी अगर इच्छा मंथली फाइल करनी है, मंथली फाइल कीजिए। वैसे एज अ सजेशन यही रहता है लोगों से कि रिटर्न मंथली फाइल की जाए। उसका रीजन ये है कि हम मंथली रिकंसिलिएशन करके चलते हैं। क्वार्टरली कभी कभी क्या होता है कि काफी सारी चीजें मैच नहीं हो पाती हैं। तो फायदा ये रहेगा आपका कि आप हर एक क्लाइंट में मंथली मंथली स्कीम को ऑप्ट करें, जिससे कि उनकी मंथली रिटर्न आप भर पाए प्रॉपर तरीके से। तो चलिए हम लोग जीएसटी की साइड पे, आपको जीएसटी अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आपको जीएसटी की साइड पे जाना पड़ेगा। तो ये जो आपकी जीएसटी की साइट है, gst.gov.in। सबसे पहले मैं लॉगिन पे आता हूं। लॉगिन कीजिए। आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना होगा। तो ये आपका यूजर आईडी, ये पासवर्ड है। फिर आपको यहाँ पे टैक्स डालना होगा। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना होगा। रिटर्न डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करना होगा। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में हालांकि आप रिटर्न डैशबोर्ड पे सर्विस पे आके रिटर्न पे जाकर के आप रिटर्न डैशबोर्ड पे, यहाँ पे भी आप रिटर्न डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। आपको अपना रेलिवेंट फाइनेंशियल सिलेक्ट करना है। फिर आपका क्वार्टर, रेलिवेंट क्वार्टर सिलेक्ट करना है। फिर आपको मंथ सिलेक्ट करना है। तो मैं मंथ सिलेक्ट करता हूँ अप्रैल। मेरा फाइनेंशियल 2021 ही है, Q1 है, और अप्रैल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। फिर मेरे यहाँ पर रिटर्न आपकी ओपन होकर आ जाती है। या आप देख सकते हैं GSTR 1, GSTR 2A, ये आपकी सिर्फ व्यू ओनली है। ये आपका GSTR 2B है। ये आपका ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है फॉर द मंथ। फिर आपको 3 भी देख रहे हैं, ये आपकी रिटर्न है। आपको दो रिटर्न भरनी होती है, GST1, GST3। ये दो आप यूज कर सकते हो यहाँ से। और इसका GST2 का डाटा आपको GST3 में एज आईटीसी के रूप में जाता है। ठीक है? तो अभी हम लोग चलते हैं GST1। GST1 आपकी सेल की डिटेल है। सेल की डिटेल आपको भरनी है। अगर आपकी सेल है या नहीं है, आपको GST1 और GST3 तो भरनी है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरी ना तो सेल है ना परचेज है, क्या मुझे रिटर्न भरना जरूरी है? सर, आपको रिटर्न भरना जरूरी है इन एनी केस। अगर आपकी नील रिटर्न है तो अभी आपको रिटर्न भरना जरूरी है, मतलब रिटर्न सबमिट करना मैंडेटरी है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि सर मेरी इस साल ना सेल हुई है ना परचेज हुई है। तो GSTR 1 कानों में डाल दीजिए आप अपने। ये आपकी सेल से रिलेटेड है। सेल मतलब सप्लाई। जीएसटी में टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो उसको हम लोग कहते हैं सप्लाई। सेल सप्लाई। सप्लाई की ब्रॉड डेफिनेशन दे रखी है। आप जब सप्लाई की प्रोविजन पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है सप्लाई की डेफिनेशन है क्या, एक्चुअल में सप्लाई क्या है। सप्लाई बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। अभी मैं इसको सेल सेल चिल्ला रहा हूं। चलो हम लोग GST 1 पे क्लिक कर रहे हैं। आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। ड्यू डेट 26/5 थी। देखिए, टेबल 4 में आप जैसे टेबल 4 पे आप अपना कर्सर रखेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ आएगा? टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं सर। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूएनआई होल्डर। अगर आपकी टैक्सेबल सेल आपने करी है, रजिस्टर्ड पार्टी को करी है, तो आपको टेबल 4 में डिटेल डालनी है। क्लियर? अब इस पे मैं कर्सर छोड़ दे रहा हूं। इस पे क्या कह रहा है? टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर
प्लेस ऑफ सप्लाई इन अनदर स्टेट और इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है। सर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, टेबल 5 में इंफॉर्मेशन कब आएगी? जब आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचा है और उसकी वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा है और प्लस आपने दूसरे स्टेट में माल बेचा है। आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उसके स्टेट के अलावा आपने दूसरे स्टेट में माल बेचा, टेबल 5 में आएगा। टेबल 9 में डेबिट एंड क्रेडिट नोट। बहुत कंफ्यूजन होता है कि डेबिट और क्रेडिट नोट परचेज से रिलेटेड बात हो रही है या सेल्स से रिलेटेड। सर यहां पर डेबिट और क्रेडिट नोट का जो रिलेशन है वो सप्लाई से है, सेल से है, आपके परचेज से नहीं है। आपके परचेज से नहीं है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ होते हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है, सर यहां पर क्रेडिट नोट का मतलब तो सेल से है, सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट का मतलब परचेज से। सर ऐसा कुछ नहीं है। डेबिट क्रेडिट नोट का संबंध सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल से है। यहां पर टेबल 9 बी में रजिस्टर्ड पार्टी को सेल मतलब टेबल 4 से रिलेटेड, टेबल 4 से रिलेटेड जो भी आपका डेबिट एंड क्रेडिट नोट होगा वो आप यहां पे डालेंगे। सर क्रेडिट नोट का मतलब क्या है? सर क्रेडिट नोट का मतलब ये है आपने माल बेच दिया, आपके पास से इनवॉइस भी चला गया, लेकिन उस पर अमाउंट कम गई, टैक्स आपने कम चार्ज किया, तो आपको क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। आप इनवॉइस थोड़ी नहीं काटो, दोबारा इनवॉइस नहीं काटना है भाई। जब माल चला गया, इनवॉइस कट गया, तो आप इनवॉइस क्यों काटोगे? उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने दिया है ना आपको, क्रेडिट नोट काटो। अगर आपने आपके पास से इनवॉइस चला गया, माल भी चला गया, अब उसमें पता लगा आपको भैया वैल्यू कम कम लिख के चली गई, अगर कम लिख के चली गई है तो डेबिट नोट काटो। अब क्रेडिट और डेबिट नोट को आप इस तरीके से और समझ सकते हो। जब आप एंट्री पास करते हो, जब आपके पास माल वापस आता है, भाई जब आपके पास माल वापस आता है तो क्या करते हो? जैसे माल वापस आया तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करोगे? सेल्स रिटर्न डेबिट टू पार्टी, पार्टी क्या हो रही है? क्रेडिट। तो कौन सा नोट इशू हुआ? क्रेडिट नोट। डेबिट और क्रेडिट नोट जब मैं बात करूं तो हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, परचेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं होगी। अब क्रेडिट एंड डेबिट नोट यहां पे अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है, सर यहां पे अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ, आपको समझ में आ गया हो ये किस टेबल की बात हो रही है? ये बात हो रही है टेबल 5 की। टेबल 5 के रिलेशन में अगर कोई डेबिट क्रेडिट नोट है, टेबल 5 के रिलेशन में अगर कोई डेबिट क्रेडिट नोट है तो 9B में आएगा। एक्सपोर्ट इनवॉइस, भाई आपने अगर कोई माल बाहर बेचा एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो आप टेबल 6 में दिखाएंगे। अगर आपका B2B मतलब टेबल 5 से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो आप टेबल 9A में दिखाएंगे। अगर आपका B2C, ये आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं टेबल 5 की। अगर आपका B2C से रिलेटेड है तो आप यहां पे दिखाएंगे। अगर आपका एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो आप इस टेबल में दिखाएंगे अमेंडमेंट। यहां बात अमेंडमेंट की हो रही है। अब सर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा और एक क्वेश्चन ऑन रहा होगा मन में क्वेश्चन ऑन रहा होगा कि सर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट अमेंडमेंट ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप कह रहे हो एक तरफ कि आप अगर किसी को माल बेचते हो और बाद में अगर रिफंड हो जाता है तो आप उसके अगेंस्ट में डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करोगे, तो सर ये अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकता? ये अमेंडमेंट के चक्कर है, अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकता? हम उसको दोबारा इनवाइस काट देते ना, अमेंडमेंट कर देते, क्या दिक्कत है? भाई अगर हमने माल बेचा किसी को 100 क्वांटिटी का 100 रुपए का, बाद में ये पता लगता है कि वो क्वांटिटी में पैसे ज्यादा लग के चले गए, तो हम उसे अमेंडमेंट कर देते हैं ना। इनवॉइस को क्या दिक्कत है? इनवॉइस को अमेंडमेंट कर देते हैं। नहीं भैया, इनवॉइस अमेंडमेंट नहीं करनी है। यहां पर अमेंडमेंट से मतलब ये है कि आपने इनवॉइस ही काटा, आपका माल सी गया, लेकिन आपने वो इनवॉइस जीएसटी में गलत चढ़ा दिया, तो फिर आप अमेंडमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बात समझ में आई या नहीं है? क्लियर है? अमेंडमेंट क्रेडिट एंड डेबिट नोट रजिस्टर पार्टी से रिलेटेड समझ गए होंगे आप मैं कहां पे बात कर रहा हूं। ये आपकी किससे बात हो रही है? जो आपने क्रेडिट और डेबिट नोट इश्यू करेंगे, ये वाला, ये इसमें अगर आपको अमेंडमेंट करना है क्या, ये आप समझ गए होंगे। अमेंडमेंट क्रेडिट एंड डेबिट नोट, जो आपने क्रेडिट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी को इश्यू करें उसके अगेंस्ट में अमेंडमेंट। टेबल 7, भाई टेबल 7 में क्या आएगा? भैया टेबल 7 में आता है आपने अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचा है, टेबल 5 वाला छोड़ करके, तो आपको टेबल 7 में डालना है। यहां पे आपको एग्रीगेट डिटेल डालनी होती है, इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं डालनी होती है। आप सिर्फ एक्सपोर्ट बिल, आपको सिर्फ एक्सपोर्ट बिल, ये टेबल 5 वाली डिटेल और टैक्सेबल वाली डिटेल, ये आपको इनवॉइस वाइज देनी है। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, टेबल 4 पे क्लिक करता हूं, अंदर आप देख सकते हैं काफी सारे इनवॉइस आपके पड़े हुए हैं। इस इनवॉइस को भी क्लिक करता हूं, एक इनवॉइस को क्लिक करता हूं, फिर मैं एक्शन पे क्लिक करता हूं। एक्शन पे मैं आपको दिखा रहा हूं इनवॉइस कैसे चढ़ती है। आपको एड डिटेल पे क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पे अपने जीएसटी नंबर डालेंगे, आपका फर्म का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर देंगे, फिर आप यहाँ पर डेट डालेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पर इनवॉइस की टोटल इनवॉइस वैल्यू मतलब टैक्स प्लस टैक्सेबल वैल्यू
जोड़ करके। यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, जिस रेट का टैक्स, जिस रेट का प्रोडक्ट है उस रेट को आप सिलेक्ट कीजिए, उस रेट पर आप अपनी टैक्सेबल वैल्यू डालिए। यहाँ पर टैक्स आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा, टैक्स आपका आ जाएगा। टैक्स अगर नहीं आ रहा तो टैक्स आप डाल दिए, सेव कर दीजिए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे आप, ऐड डिटेल पे जाके, ऐड डिटेल पे जैसे आप ऐड डिटेल पे क्लिक करते हैं ना, ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डालने के बाद में इनवॉइस नंबर डालना है, फिर डेट डालना है, फिर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, इसलिए तो आपको जीएसटी का एक्ट पढ़ना पड़ेगा। वहां पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन दे रखे प्लेस ऑफ सप्लाई के, तो आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप ये प्रोविजन, ये वाला चीज कर पाओगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू मैंने आपको बता दी, टोटल इनवॉइस वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी के अमाउंट यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, और एक चीज और, आप एक टेबल, एक कॉलम आपका रह गया, वो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। जो आप यहाँ पर चुनेंगे, जैसे आपने अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचा है तो यहाँ पे इंटर स्टेट लिखा हुआ है। अभी आपका इंटर स्टेट आ रहा है ना, इंटर इंटर क्या होता है भाई, इंटर का मतलब क्या है, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटर का मतलब एक स्टेट से विद इन स्टेट आपने माल बेचा है। तो आप इस तरीके से डाटा डाल करके यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, और अमाउंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, टैक्स निकल के ऑटोमेटिकली। टैक्स अगर नहीं आ रही तो टैक्स आप अलग से डालेंगे, तो फिर आप सेव कर देंगे, सेव कर देंगे, आपका बिल सेव हो जाएगा। ये तरीका था इनवॉइस सेव करने का। तो मैं अभी इसको बैक करता हूँ। इस तरीके से आप जो भी आपकी रेलिवेंट टेबल है उसमें डाटा डालेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेबल 7 में। टेबल 7 आप क्लिक कीजिए। टेबल 7 में जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको जहां पर इनवॉइस बाय डिटेल नहीं देनी, सर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे आपको इनवॉइस बाय डिटेल नहीं देनी है, यहां पे आपको एग्रीगेट डिटेल डालनी है। मतलब अगर आपने उस मंथ में 50 अनलिस्टेड पार्टी को माल बेचा है, तो आपको 50 अलग अलग इनवॉइस नहीं देनी है, 50 आपको एग्रीगेट डिटेल डालनी है। बस आपका टैक्स रेट वाइज अलग अलग डिटेल मेंटेन करनी है। जैसे आपने 50 लोगों को माल बेचा है और 3 रेट का माल बेचा है, तो आपको 3 रेट वाइज डिटेल देनी है, रेट वाइज डिटेल देनी है, इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है। तो आपको रेट वाइज डिटेल देनी होगी। मैं यहां पर आपको क्या करना है, ऐड डिटेल पे क्लिक करना है, फिर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है आपका, विद इन स्टेट है, आउटसाइड द स्टेट है। और एक चीज और, यहाँ पे रेट वाइज प्लस स्टेट वाइज इंटर है, इंट्रा है, वो आपको अलग अलग सेपरेट करके देना होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, यहाँ पर रेट सिलेक्ट करना है। जैसे आप रेट सिलेक्ट करोगे आपका डाटा, आपको फिर क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, आपका डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं बैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, तो अभी मैं इसको बैक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं टेबल 8 नील रेटेड, इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए आपने चाहे रजिस्टर पार्टी को माल बेचा हो, चाहे आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचा हो, आपको अपनी नील रेटेड नॉन जीएसटी एग्जाम्प्टेड डिटेल आपको यहां पर देनी है। ये आपकी इनवॉइस वाइज नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई, इनवॉइस वाइज डिटेल देने का मकसद ये होता है कि सामने वाली पार्टी को क्रेडिट देना। भाई यहाँ पे क्रेडिट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जब जीएसटी ही नहीं लग रहा है तो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्यों आएगा। तो नहीं आ रहा है, तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, ये आपको बाइफर्केशन करना है। अगर आपका इंटरेस्टेड मतलब, इंटरेस्टेड मतलब क्या है, विद इन स्टेट आपने रजिस्टर पार्टी को माल बेचा है, तो कौन सा माल बेचा है, रिलेटेड वाला बेचा है, रिलेटेड पे डाल दी, एग्जाम्प्टेड बेचा है, एग्जाम्प्टेड डाल दी, नॉन जीएसटी में डाल दीजिए। बात समझ आ गई सर। इंटरेस्टेड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटरेस्टेड सप्लाई का मतलब क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटरेस्टेड मतलब विद इन स्टेट, इंटरेस्टेड मतलब आउटसाइड द स्टेट। तो जो रेलिवेंट कॉलम का माल है आपका वो आप डाल दीजिए, इनवॉइस बस देनी नहीं है यहाँ पर आपको। बैक, इसके बाद आपको टैक्स लायबिलिटीज, सर ये क्या बोला है टैक्स लायबिलिटीज की, एडवांस रिसीप्ट, सब नाम से लग रहा है आपको पैसा एडवांस मिल गया, उस पर आपको भरना है टैक्स। तो ये सिर्फ आपका होता है सर्विस के केस में, गुड्स के केस में तो गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, सर्विस के केस में आपको पकड़ लिया। तो भैया पकड़ लिया है तो आप पकड़ जाइए। पकड़ने का मतलब सीधा सीधा ये है, अगर आपने सर्विस के अगेंस्ट में आपको पेमेंट मिल गया तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, आपको उसकी एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी। इस बिल के अगेंस्ट में, इस पेमेंट के अगेंस्ट में जब आप इनवॉइस काटेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस एंट्री में। क्लियर। अब टेबल 12, टेबल 12 क्या है सर, टेबल 12 तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, एचएसएन बाय समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ बात हो रही है जो भी आपकी सेल है उसका आपको एचएसएन बाय समरी देनी है। मैं अभी इस पर क्लिक करता हूं, ये आप देख सकते हैं, एचएसएन कोड डालना है, प्रोडक्ट का नाम डालना है, किस क्वांटिटी में बेचा वो डालना है, टोटल क्वांटिटी कितनी बेची है वो डालना है, फिर आपको इनवॉइस वैल्यू डालनी है, फिर आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, फिर आपको टैक्स डालना है। ये आपका पूरा प्रोसेस है। इस तरीके से आपको अपनी डिटेल देनी है इनवॉइस बाय। आपको बता दूं आपकी जानकारी की, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको एचएसएन बाय सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी के केस में डिटेल देनी है, अनरजिस्टर्ड पार्टी के केस में आप ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर। बैक,
जो भी आपने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशू करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपका अमेंडमेंट, अगर आपने जो टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करा हुआ उसके अगेंस्ट में आपका अमेंडमेंट है वो, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस के अगेंस्ट में अगर आपका कोई अमेंडमेंट है वो, और अगर आपने B2C मतलब अनरजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचा हुआ है जो आपके टेबल 7 से रिलेटेड है उसके अगेंस्ट में अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आप यहाँ पे डालेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टेबल में इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में आपका काम है जनरेट जीएसटीआर समरी। जनरेट जीएसटीआर वन समरी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं इनिशिएट हो चुका है, और आप इस पर रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद में जैसे ही प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाए, जब तक प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है आपको रिफ्रेश करते रहना है। जब प्रीव्यू का ऑप्शन हो जाए आप इसको सिलेक्ट कीजिए और रिटर्न को सबमिट कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, आपकी रिटर्न सबमिट हो गई। आप देख सकते हैं योर सबमिट रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। फिर आप क्या करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ को, फिर आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। सर बहुत आसानी से अच्छी तरीके से बता रहा हूं आपको, बहुत आराम आराम चलना है। आपको जब तक रिफ्रेश करते रहना है जब तक ये वाला ऑप्शन ओपन ना हो जाए, मतलब आपको एज ऑथराइज सिग्नेटरी जब तक आप इसको क्लिक ना कर पाए। अब ये क्लोज आ रहा है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करना होगा तो आप थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, वरना एक काम और कर सकते हैं, आप इसको दोबारा ओपन कर लीजिए लॉगिन करके, हो सकता है शायद तो ओपन हो जाएगी। तो अभी मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ। मैं अभी इसको लॉगआउट कर लेता हूँ, लॉगआउट करने के बाद में दोबारा ओपन करता हूँ इसको, हो सकता है शायद ये आपका ओपन हो जाए। लॉगिन, रिमाइंडर मी लेटर, रिटर्न डैशबोर्ड, रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, मंथ, सर्च, फाइल J7, फाइल रिटर्न, कोई बात नहीं अभी ओपन नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं ओपन हो गया। अब आप इसको वेरीफाई कीजिए, ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट कीजिए और ई वेरीफाई ऑप्शन, दो ऑप्शन आ रहा है आपको, बीएससी के थ्रू करना चाहते हैं ईबीसी के थ्रू। अभी मैं ईबीसी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप ओटीपी आपका आएगा, ओटीपी सिलेक्ट कीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, आपको बस ओटीपी डालना है यहाँ पर। मैं यहाँ पर अभी आपको ओटीपी सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ। जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ आपकी रिटर्न सबमिट हो जाती है, जीएसटी वन आपकी सबमिट हो जाती है। आप एक बार इसको ये देख सकते हैं, आपके पास मैसेज आ चुका है जीएसटी वन आपकी सबमिट हो चुकी है। आप रिटर्न पे आके दोबारा इसका स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। आप फाइल पे क्लिक कीजिए, सर्च पे क्लिक कीजिए, आप ये देख सकते हैं आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है, फाइल योर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। तो ये आपकी वीडियो थी जीएसटी वन आप कैसे करेंगे, बिल्कुल डिटेल वीडियो थी। एक एक चीज मैंने आपको बताई थी, हर एक टेबल के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया था। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए। सर नॉलेज लेने से कोई फायदा नहीं है, आपको ये सब चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। नॉलेज लेने से कोई फायदा नहीं है, आप उन चीजों को सीखिए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से